वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर पापिया बिगोनिया। हेल्थ, न्यूट्रिशन और मेडिसिन के ऊपर इस इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो ऑन होम बीपी मेजरमेंट टिप। इन द फर्स्ट पार्ट में आपकी बीपी की रीडिंग हमेशा प्रॉपर आए, इसलिए घर पे डिजिटल बीपी मशीन यूज़ करने से पहले क्या क्या टिप्स फॉलो करना चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, कब निकालने का सही वक्त है, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट वीडियो में शेयर किया है। सेकंड पार्ट में हम कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नॉर्मली घर पे डिजिटल बीपी मशीन यूज़ करते हैं, उनके दिमाग में अक्सर ये सवाल आते हैं। सबसे कॉमन सवाल जो है, हम डिजिटल बीपी मशीन से बीपी निकालते हैं और डॉक्टर्स जो निकालते हैं, इन दोनों मेजरमेंट की वैल्यूज़ में डिफरेंस होता है क्या, या डिफरेंस होने के चांसेस कितने होते हैं? विच वन इज मोर एक्यूरेट? डिजिटल बीपी मेजरमेंट मशीन में डिजिटल डिस्प्ले यूनिट के साथ साथ कफ होता है, जिसको हम अपने हाथ पे लगाते हैं। बीपी मेजरमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है सबक्लेवियन आर्टरी में कफ को लगाना, कफ के अंदर एयर को इन्फ्लेट करके इतना प्रेशर डेवलप करना कि आर्टरी की ब्लड फ्लो वहाँ पे बंद हो जाए। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपकी बीपी का हायर लिमिट 120 mmHg है। mmHg इसलिए बोलते हैं क्योंकि मर्करी मैनोमीटर में ट्रेडिशनली बीपी को निकाला जाता था। आर्टरी में जो ब्लड का प्रेशर है वही बीपी इंस्ट्रूमेंट दिखाता है। जब हम कफ लगाते हैं, कफ के अंदर एयर को इन्फ्लेट करते हैं और यहाँ पे प्रेशर डेवलप करते हैं। बीपी के हायर रेंज है, एयर इन्फ्लेशन की प्रेशर इससे ज्यादा रखा जाता है। जिस पॉइंट में कफ का प्रेशर आर्टरी के अंदर की प्रेशर को एक्सीड कर जाता है, उसी पॉइंट में आर्टरी की ब्लड फ्लो पूरी तरह से स्टॉप हो जाती है। स्पिग्मोमैनोमीटर को जब हम यूज करते हैं, उसमें भी कफ लगाया जाता है। एयर प्रेशर डेवलप करने के लिए एक इन्फ्लेटिंग बल्ब होता है, उस बल्ब को पंप करके कफ में एयर भरा जाता है। डिजिटल बीपी मशीन और स्पिग्मोमैनोमीटर दोनों ही प्रोसेस का जो मेन फंडामेंटल है वो सेम है। कफ के अंदर प्रेशर इतना डालना है कि आर्टरी के अंदर के प्रेशर से वो बढ़ जाए, एक्सीड कर जाए और आर्टरी की ब्लड फ्लो वहाँ पे स्टॉप हो जाए। देन धीरे धीरे उस प्रेशर को रिलीज करते हैं और एग्जैक्टली जिस पॉइंट पे कफ का प्रेशर और आर्टरी का प्रेशर सेम होता है, उसी पॉइंट में सडनली आर्टरी खुल जाती है। डिजिटल बीपी मशीन उसको अपने आप डिजिटली सेंसिटाइज कर लेता है, लेकिन स्पिग्मोमैनोमीटर के साथ डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप यूज करते हैं, आर्टरी के साउंड को सुनते हैं, उसी आवाज को डिटरमिन करके डॉक्टर बीपी की अपर पॉइंट को निकालते हैं। देन कफ के प्रेशर को धीरे धीरे कम किया जाता है। प्रेशर कम होते ही साथ तो आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो की आवाज की इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। पॉइंट में आके कफ का प्रेशर आर्टरी के प्रेशर से भी कम हो जाता है। उस पॉइंट में आवाज आना बंद हो जाता है। तो स्कोप के साथ आवाज सुनते जाते हैं और मर्करी मैनोमीटर की वैल्यू को देखते रहते हैं। जिस पॉइंट में आवाज आना बंद हो जाता है उसी को हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। डिजिटल बीपी मशीन सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों को ही डिजिटली सेंसिटाइज करता है। दोनों ही प्रोसेस में एरर की चांसेस होता है। डिजिटल बीपी मशीन कफ को गलत तरीके से लगाना, कफ को बहुत टाइट कर देना, बहुत लूज कर देना, कफ के पॉइंटर को प्रॉपर जगह पे सेट नहीं करना, ट्यूब को कहीं पे दबा के रखना, ट्यूब में कहीं ब्लॉकेड होना, इन सब वजह से डिजिटल बीपी मशीन गलत रीडिंग दे सकता है और कभी कभी उसमें नॉर्मली थोड़ा बहुत +- 10% का फ्लक्चुएशन होता है। कन्वेंशनल मेथड है स्पिग्मोमैनोमीटर, पूरी तरह से एक्यूरेट है, बट उसमें मैनुअल मिस्टेक की चांसेस होते हैं। एक्सपीरियंस पर्सन ही उसको प्रॉपरली आवाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। विदाउट एक्सपीरियंस आवाज को पहचानना काफी मुश्किल होता है, उस पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो मैनुअल मिस्टेक हो सकता है, अगर वो लेने वाले टेक्नीशियन प्रॉपरली ट्रेन नहीं है तो बीपी की रीडिंग गलत आ सकती है। डिजिटल बीपी मशीन के साथ जो +- 5 to 10% बीपी फ्लक्चुएशन की चांसेस रहती है, उसको ओवरकम करने के लिए ही 3 बार वैल्यू लिया जाता है 1-1 मिनट के डिफरेंस में। तीनों वैल्यू का मीन निकाल के एक प्रॉपर बीपी वैल्यू को आप अचीव कर सकते हैं। मीन को कैसे निकालते हैं? डिजिटल बीपी मशीन आपको 2 वैल्यू दिखाता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब आप 3 बार निकालेंगे तो 3 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आएगा, 3 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आएगा। तीनों सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को ऐड कर लीजिए, एडिशन के बाद 3 से डिवाइड कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा वो मीन सिस्टोलिक प्रेशर होगा। सेम ऐसा डायस्टोलिक प्रेशर के साथ करना है। तीनों बार के मेजरमेंट में जो डायस्टोलिक प्रेशर आया है उनको एडअप कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा वो डायस्टोलिक प्रेशर होगा। थोड़ा बहुत जो फ्लक्चुएशन और एरर की चांसेस होता है डिजिटल मशीन में, वो पूरी तरह से अवॉइड किया जा सके। हाउ टू कीप द रिकॉर्ड? बीपी रिकॉर्ड रखने का सबसे आसान तरीका है, एक डायरी मेंटेन कीजिए। डायरी में डेट टाइम के साथ साथ बीपी का क्या वैल्यू आया, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, उसको डायरी में नोट करते जाइए। चाहे तो आप 3 इंडिविजुअल वैल्यू को भी नोट कर सकते हैं, सिंपली
ओनली द मीन वैल्यू को भी आप नोट कर सकते हैं। डेट डालना और टाइम डालना बहुत ज़रूरी है, ये प्रॉपर रिकॉर्ड रह सके। अगर आपकी बीपी में कोई फ्लक्चुएशन होता है तो ये कब से शुरू हुआ और किस तरह के ट्रेंड को ये फॉलो कर रहा है। ना हम बात करते हैं बीपी की जो वैल्यू आया है, उस वैल्यू को आप किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे, उस वैल्यू को कैसे समझेंगे, या आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपका नॉर्मल है, बड़ा है, लो है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो हमारी बीपी के दो रेंज होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक इज द अपर लिमिट, डायस्टोलिक इज द लोअर लिमिट। हमारी हार्ट ब्लड को पंप करता है और उस पंप करने की वजह से ही आर्टरी में ब्लड प्रेशर जनरेट होता है। एक रिदमिक साइकिल को फॉलो करके ब्लड को पंप करता है, पर मिनट 80 to 90 टाइम बीट करता है। बीट मतलब एक हार्ट का पंपिंग साइकिल। हार्ट जैसे ही कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, सिकुड़ता है, तो ब्लड को बाहर फेंकता है, देन धीरे धीरे फिर से फिल होता है, देन अगेन कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। तो जब हार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट करता है तब जो ब्लड प्रेशर है वो सिस्टोलिक है, और जब हार्ट ब्लड को फिल करता है, रेस्टिंग पोजिशन पे होता है, वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। इज द नॉर्मल रेंज ऑफ बीपी। कितना सिस्टोलिक या कितना डायस्टोलिक नॉर्मल व्यक्ति का होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अप टू 120 mmHg, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अप टू 80 mmHg इज द नॉर्मल लिमिट। नो इन केस आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से 130 के रेंज में आता है, बट डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 के नीचे है, देन दिस इज स्लाइटली एलिवेटेड कंडीशन ऑफ ब्लड प्रेशर। इस कंडीशन में नॉर्मली कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है। थर्ड केस, systolic blood pressure is between 120 and 140 and diastolic blood pressure is between 80 to 90. Then this is the stage 1 hypertension. Stage 1 hypertension age related होता है। Persons more than 40 years of age, दिस बीपी इज़ कंसिडर्ड नाउ नॉर्मल। उनके लिए बीपी नॉर्मल ही माना जाता है। बट पर्सन बिलो 40 ईयर्स ऑफ एज, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक 10 mmHg बढ़े हुए की रेंज में है, देन यू नीड टू डू सम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। खान पान का ध्यान रखना चाहिए, हेल्दी फूड पे फोकस करना है, बॉडी वेट कम करने के लिए ट्राई करना है, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना है, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं तो उसको छोड़ देना है, एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करना है, जिससे आप स्टेज 1 बीपी को आसानी से मेंटेन कर सकते हैं, जिससे आप स्टेज 1 बीपी को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ इन केस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज मोर देन 140 अप टू 160 or 180, the diastolic blood pressure is between 90 to 120. This is स्टेज 2 हाइपरटेंशन। स्टेज 2 हाइपरटेंशन के भी बहुत सारे रेंज है। सिस्टोलिक बिटवीन 140 to 160 एंड डायस्टोलिक बिटवीन 90 to 100 is moderate level which can be easily treated with medicine and lifestyle modification. But if the systolic blood pressure is between 160 and 180 and the diastolic blood pressure is more than 100, then you need intensive medication along with diagnostic processes so that you can rule out हार्ट में और कोई कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। Most dangerous stage of BP if the systolic blood pressure is more than 180 mmHg and the diastolic blood pressure is more than 120 mmHg. This is called hypertensive crisis, which is a very severe, lethal, life-threatening condition. You need to see a doctor. Even आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए तुरंत। इस तरह की सिचुएशन को इंटेंसिव केयर की ज़रूरत है। फॉलोइंग दिस सिंपल रूल यू कैन इजीली मॉनिटर कि आपके ब्लड प्रेशर किस रेंज में आ रहा है और आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। ये भी देखा जाता है कुछ लोगों में बीपी बहुत अनयूजुअल पैटर्न को फॉलो करता है। आज बहुत नॉर्मल रेंज में आ रहा है, कल सडनली बड़ा हुआ आ रहा है, देन आफ्टर फ्यू डेज अगेन नॉर्मल में आ रहा है। अगर इस तरह के अनयूजुअल इन बिटवीन फ्लक्चुएशंस आता है, दैट मीन्स मे बी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पर्सन को एथेरोस्क्लेरोसिस है या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कहीं भी ब्लॉकेज या एंजाइना लाइक कंडीशन है। ये सिचुएशन अच्छा नहीं है, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से कौन सा इंपॉर्टेंट है? बहुत सारे लोगों में आइसोलेटेड हाइपरटेंशन भी होता है, ओनली सिस्टोलिक बड़ा होता है या ओनली डायस्टोलिक बड़ा होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिस्टोलिक अगर 10 mmHg बड़ा है तो डायस्टोलिक भी 10 बढ़े। इस तरह के पैटर्न बहुत सारे लोगों में फॉलो नहीं होता है। आइसोलेटेड सिस्टोलिक बड़ा होता है या आइसोलेटेड डायस्टोलिक बड़ा होता है, इंडिकेट करता है स्पेसिफिक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंडिकेट करता है कि हार्ट के ऊपर कितना प्रेशर है, वो जब पंप करता है तो उसको कितना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बड़ा होने का मतलब यह होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, ब्लॉकेज इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड रिस्क। बट डायस्टोलिक ब्लड
ब्लड प्रेशर भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, इंडिकेट करता है हार्ट का रेस्टिंग स्टेज। बढ़ा हुआ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब है हार्ट को प्रॉपरली रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिल रहा है। हार्ट प्रॉपरली रिलैक्स नहीं करेगा तो उसको नेक्स्ट पंपिंग साइकिल के लिए प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाएगा। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़े होने का डायरेक्ट इंडिकेशन होता है हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग लोड और मे बी प्रॉब्लम विद मायोकार्डियल टिश्यू और प्रॉब्लम विद हार्ट valve. The cases of isolated systolic BP and isolated diastolic BP is equally critical and needs attention and medication. I hope ये टॉपिक आपके लिए यूजफुल रहेगा। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हो प्लीज़ आप कमेंट में लिखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर supporting my channel, watching this video till end. Be happy, be healthy. Bye for now. See you next time.